अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने आपको कल एमसीक्यूज करवाए थे ना, उसमें से भी एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, और जो आज मैं कराऊंगा ना, इसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं। मैं इसीलिए काफी सारे एमसीक्यूज देख के ना उनमें से सिलेक्ट करता हूँ कि यार इसमें से एमसीक्यूज ना आते हैं या मुझे आए हुए थे वो वाले, ठीक है। तो जो एमसीक्यू यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली करवाता हूँ ना यार, इसको अच्छे से किया करो। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो और भी काफी सारे आपके पास हैं, लेकिन ये वाले जो एमसीक्यूज है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाले कंसेप्ट जज किए जाते हैं एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सर। और आज हमारा लास्ट लेक्चर है हिमा का, कल से हम जीआईटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से हम जीआईटी स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस, तो उन्होंने ना हमारे से डायग्नोस पूछा है, तो हमने डायग्नोस तस्वीर से देखना है और ऊपर से क्लिनिकल सिम्टम्स को ना उससे रिलेट करवाना है। A 28-year-old previously healthy man, सबसे पहले तो भाई 28 है, इसका मतलब है कि यंग बंदा है। Comes to the office due to the episodic fever, night sweats and the weight loss, ठीक है बच्चों। तो ये जो तीन सिम्टम है ना, फीवर, नाइट स्वेट्स, फीवर हो गया, नाइट स्वेट्स हो गया, और वेट लॉस हो गया, इनको हम कहते हैं बी सिम्टम्स। क्या कहा जाता है? बी सिम्टम्स भी कहा जाता है, और इनको हम सिस्टेमिक सिम्टम्स भी कहते हैं। जो अगर किसी पेशेंट के अंदर, मोस्टली जो ट्यूमर्स वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर आपको ये बी सिम्टम्स नजर आते हैं, अगर इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं है तो। मतलब अगर उसका फीवर हो, वेट लॉस हो और नाइट स्वेट्स हो रात के टाइम ना, तो वो पेशेंट हमारे पास कौन सा होता है? ज्यादातर मेलिग्नेंसी के अंदर जब पेशेंट को ये बी सिम्टम्स आती है ना, तो उसकी वजह से ये वाली सिम्टम पेशेंट के अंदर आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पेशेंट के अंदर भी क्या है? एपिसोडिक फीवर है, नाइट स्वेट्स है एंड वेट लॉस है। देखो अगर फीवर और नाइट स्वेट होता तो हम कह सकते थे टीबी है, लेकिन साथ वेट लॉस भी है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। For several months, he immigrated from the Kenya with his family at age 20, ठीक है जी, माइग्रेशन की है। He does not use tobacco, alcohol and illicit drugs. The patient work as a driving instructor, ठीक है जी, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर काम करते हैं। एंड वॉलंटियर्स एट द होमलेस शेल्टर। टेम्परेचर उसका थोड़ा सा एलिवेट है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉर्मल विद एक्सेप्शन ऑफ सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी। तो बच्चों इसके जो सर्विकल लिम्फ नोड्स हैं वहां पर भी आपको क्या नजर आ रही है? इन्फ्लामेशन, या वहां पर आपको पैथोलॉजी नजर आ रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्विकल लिम्फेडिनोपैथी। A lymph node biopsy is performed and a histopathological examination is shown in the image below. तो डॉक्टर अदनान के क्वेश्चन है इमेज बेस। क्या है ये बच्चों? इमेज बेस क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन आपको फ्री का मार्क्स देता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फ्री का नंबर देगा, क्योंकि मैंने लास्ट पे 40-50 पिक्चर आपके साथ शेयर करनी है, उन्हीं में से एमसीक्यूज आने, और ये पिक्चर उनमें से एक है। तो बच्चों हमने हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन देख के, हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग देख के हमने क्या करना है? इसको डायग्नोज करना है। सबसे पहले उसने लिखा है बर्किट लिम्फोमा। तो बच्चों बर्किट लिम्फोमा सबसे पहले तो चिल्ड्रन में होता है, एक रीजन ये हो गया। दूसरे नंबर ना, बर्किट लिम्फोमा में आपको नजर आता है स्टारी स्काई फाइंडिंग। क्या? स्टारी स्काई फाइंडिंग। तो ये स्टारी स्काई फाइंडिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर फोलिकुलर लिम्फोमा, जो मैंने आपको बताया था अडल्ट का मोस्ट कॉमन ये वाला ट्यूमर है, लेकिन इसके अंदर आपको क्या नजर आते हैं? फोलिकल्स। मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे ना फोलिकल्स, कहाँ गए फोलिकल्स? ये देखो, ये है फॉलिकल, और ये फॉलिकल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये अक्सर एमसीक्यूज के जो है ना, वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये फॉलिकल भी सर हमें नजर नहीं आ रहे, तो बी ऑप्शन भी नहीं है। लार्ज बी सेल लिम्फोमा, तो बच्चों जो लार्ज बी सेल लिम्फोमा है ना, उसमें प्रोमिनेंट आपको इतने इतने बड़े सेल नजर आ रहे थे, ये भी नहीं है। मल्टीपल माइलोमा के अंदर बच्चों आपको इस तरह की फाइंडिंग नजर नहीं आती। वो एक तो आपको एल्डर्स में नजर आता है, और दूसरा उसमें आपको किडनी से रिलेटेड, किडनी फेलियर की सिम्टम, बैक पेन, हाइपर कैल्सीमिया, मतलब इस तरह की आपको सिम्टम नजर आती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस, बच्चों ट्यूबरक्लोसिस में आपको नॉन टिशिएटिंग ग्रैनुलोमास नजर आते हैं, ठीक है, इस तरह के। तो यहाँ पर मुझे ग्रैनुलोमा नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो
मुझे यहाँ पर नजर क्या आ रहा है बच्चों, अगर आप ये देखो, ये है स्टर्नबर्ग सेल, ठीक है जी, स्टर्न स्टर्नबर्ग सेल, जो आपको ये मतलब कि देखो ना, दो आईज आपको नजर आ रही है, तो ये जो जो दो आई लाइक आपको सेल नजर आते हैं ना, जिनको हम मिरर सेल्स भी कहते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, इनको हम कहते हैं स्टर्नबर्ग सेल्स। और स्टर्नबर्ग सेल बच्चों आपको कहाँ पर नजर आते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यार ये वाला, हॉजकिन लिम्फोमा और ये जो स्टर्नबर्ग सेल, इसमें से एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है, तो याद रखना, मैंने दूसरी ऑप्शन आपको एक्सक्लूड भी करवा दी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, which of the following is most likely explanation for this patient abnormal hematologic finding? तो भाईजान इसकी हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग क्या एबनॉर्मल है, तो हमने क्या करना है, इस पेशेंट को डायग्नोज करना है, ठीक है जी। डॉक्टर अदनान, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट पढ़े और बताएं कि आपको क्या लगता है। जी डॉक्टर दाऊद एंड डॉक्टर अदनान पढ़े, आपको क्या लगता है ये क्या क्या इसका आंसर हो सकता है? ठीक है सर। सर ऐसे पढ़ूं? जी जी। 77-year-old man come to the emergency department due to blood thinning, vomiting, and abdominal discomfort. 6 months ago, he lost his job and investment banker and being drink large amount of whiskey on daily basis. He has seen hospitalized several times with alcohol and intoxication. His temperature is 36, मतलब 98 Fahrenheit. Blood pressure is 110/70 mmHg. Pulse rate is 84 and respiratory are 18. Physical examination show a palm enlarged liver. Peripheral blood smear results show neutrophil with 6 to 8 nuclear lobes. Which of the following is most likely explanation for the patient abdominal hematological finding? जी डॉक्टर साहब क्या लगता है? सर इसको सर तो एक तो उसका मतलब वो लीवर जो है ना सर, उसका इनलार्ज जो है, तो मतलब उसको सर प्लेटलेट्स की होगी, प्लाटिंग फैक्टर की सर उसको मसला होगा, ठीक और है, उसको डिस्कम्फर्ट भी है साथ में। देखो ना उन्होंने और हमारे से उसका पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हम्म मोस्ट लाइकली, पूछा क्या है ना, ये देखो, which of the क्या? following most likely explanation for this patient abnormal hematologic finding? तो आपने hematologic finding को देखना है, ब्लड की फाइंडिंग, वो कौन सी है? ये वाली ब्लड स्मीयर क्या शो कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स के कितने लोब्स दिखा रहा है? 6 to 8। तो कह रहा है ये 6 to 8 न्यूक्लियर लोब्स को देखकर आपने क्या बताना है, इस पेशेंट की फाइंडिंग बतानी है। यस पेशेंट करता सर। क्या है, ये देखो, ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ विस्की, बहुत ज्यादा शराब पीता है ये पेशेंट। डॉक्टर अदनान है? नहीं सर, अदनान शायद डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक हो गया। A 37-year-old man comes to the emergency department to the blood tinged vomiting and the abdominal discomfort। बच्चे उसकी खून की उल्टी आ रही है, उस पेशेंट को साथ उसको पेट में दर्द हो रही है, ठीक है। 6 months ago he lost his job। 6 महीने पहले उसकी जॉब लॉस हुई थी, उसकी वजह से उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दी है। He has since been hospitalized several times with alcohol intoxication। तो ये पेशेंट हमारे पास काफी दफा कितनी किसके साथ आ रहा है? अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो रही है। तो देखो दो उसने हमें हिंट दे रही हैं, एक तो ऊपर ज्यादा अल्कोहल पी रहा है और दूसरा अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन भी हुई है। तो मतलब कि भाई जो भी इस पेशेंट को प्रॉब्लम हुई होगी ना, वो अल्कोहल इंडक्शन की वजह से हुई है, मतलब जो इतनी ज्यादा ये शराब पी रहा है ये बंदा, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है माइंड के अंदर। टेम्परेचर ठीक है यार, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स भी अराउंड नॉर्मल है, रिस्पिरेशन भी ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन शो अ फर्म इन लार्ज लीवर। तो भाई जो आपको इसका लीवर नजर आ रहा है वो हमें लीवर लार्ज नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट के अंदर लीवर सिरोसिस भी हो सकती है, जहाँ पेशेंट के अंदर हिपैटोमीगैली हो सकती है। इन लार्ज की वजह से हमारे जहन में ये दो चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अगर लीवर सिरोसिस की कोई सिम्टम देते ना आपको, मतलब कोई भी हाइपोगोनाडिज्म की, या प्लेटलेट्स कम है या ब्लीडिंग, कोई सिम्टम देते तो फिर हमने लीवर सिरोसिस कहना था।
ऐसी कोई सिम्टम नहीं है तो मतलब लिवर सिरोसिस अभी नहीं हुई, पेशेंट को हिपैक्टोमेगाली हुई पड़ी है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जब हमने उसका ब्लड स्मीयर दिखा तो बच्चों उसके ऊपर हमें न्यूट्रोफिल्स कितने नजर आ रहे हैं, 6 to 8 न्यूट्रोफिल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। Which of the following is most likely explanation for this patient abnormal hematologic finding? तो जो हमें इस पेशेंट के अंदर हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग एबनॉर्मल नजर आ रही है, कह रहा है उसका रीजन क्या है, मतलब कि ब्लड आ रहा है वोमिटिंग के अंदर, न्यूट्रोफिल्स के लॉब 6 to 8 है, इसका हमने रीजन बताना है। रीजन तो एक तो ये बात अपने माइंड में रखनी, पेशेंट क्या कर रहा है, अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है, इसको माइंड के अंदर रखना है, उसके हिसाब में इसको रिलेट करना है। बच्चों सबसे पहले, क्या बहुत ज्यादा अल्कोहल इनटेक करने की वजह से आपको माइलोडिस्प्लेजिया होता है? नहीं सर, माइलोडिस्प्लेजिया ऐसे नहीं होता। ये या तो बोन मैरो सप्रेशन, कोई पेशेंट इम्यूनो सप्रेशन वगैरह ले रहे हैं या कीमोथेरेपी ले रहा है तो माइलोडिस्प्लेजिया हो सकता है, या जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है। ऐसा हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्या सर इस पेशेंट में कोबालामिन की डेफिशिएंसी है? नहीं बच्चों, कोबालामिन की डेफिशिएंसी होती ना तो लॉब्स, न्यूक्लियर लॉब्स 10 to 12 हमारे पास होने थे, तो ये भी नहीं है। क्रोनिक ब्लड लॉस है? नहीं सर, ब्लड भी लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि पेशेंट के अंदर जो हमें फाइंडिंग्स डिफरेंट टाइप्स की नजर आ रही है, मतलब अनीमिया की कोई सिम्टम नहीं है, तो ये भी नहीं है। ब्लड लिपिड एब्नॉर्मेलिटी, अल्कोहल की वजह से बच्चों ये भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो आंसर क्या है, फोलेट डेफिशिएंसी। मैंने आपको शायद पहले भी कई दफा बताया हुआ है, अल्कोहल इनटेक की वजह से बच्चों आपको विटामिन B9 की क्या होती है, डेफिशिएंसी। तो अल्कोहल क्या काज करती है बच्चों, अल्कोहल काज द डिक्रीज फोलेट, ठीक है। अगर अल्कोहल ने क्या किया होता, विटामिन B12 को कम करती ना, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना बच्चों, ये हमारे पास 10 to 12 नजर आते थे, तो वो कम नहीं हुए, सिर्फ फोलेट कम हुआ है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल्स है वो 6 to 8 है, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल है। और मोस्टली अल्कोहल पेशेंट्स के अंदर ना आपको फोलेट की डेफिशिएंसी नजर आती है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एन एल्डरली पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद अग्रेसिव नॉन हॉडजिकिन लिम्फोमा हुआ पेशेंट, ठीक है, एल्डर पेशेंट है, नॉन हॉडजिकिन लिम्फोमा है उस पेशेंट के अंदर। द ट्यूमर सेल्स आर शोन टू स्टेन स्ट्रांगली फॉर द CD20 मार्कर। तो बच्चों हमने क्या किया, उसके सेल से लिए, बायोप्सी ली है, बायोप्सी के ऊपर हमने क्या किया, सेल को चेक किया कि भाई कौन से सेल इस पेशेंट के अंदर जो ज्यादा इंक्रीज है। तो बच्चों जो हमने सेल लिए उसके ऊपर हमें CD20 नजर आया। इसका क्या मतलब है कि सर पेशेंट के अंदर बी सेल लिम्फोमा हो सकता है। बी सेल लिम्फोमा का क्या हमें कैसे पता चला, मार्कर की बेस के ऊपर। देखो बच्चों दो टाइप के सेल्स होते हैं, सी सेल एंड बी सेल। जो सी सेल है इनके ऊपर छोटे मार्कर्स होते हैं, लेट्स सपोज 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 11, ये सीधी मार्कर्स होते हैं। जो आपके पास 19, 20, 19, 20, 21, 23, 27, 29, जो ये वाले मार्कर्स है ना, ये आपके बी सेल्स के ऊपर होते हैं। इसका मतलब इस पेशेंट को बी सेल लिम्फोमा था। Which of the following biologic agents can be added to this patient chemotherapy regimen to help improve the treatment response? तो डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने हमारे से ये पूछा कि आपने कौन सा बायोलॉजिक एजेंट्स देना है, मतलब कौन सी एंटीबॉडी आपने देनी इस पेशेंट को, जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर ना जो सिम्टम्स हैं वो उस पेशेंट की ठीक हो जाए, ठीक है। क्या करना आपने इस पेशेंट को, कि जो हमने इसको सिम्टम्स बी सेल लिम्फोमा है ना, उसको ठीक करने के लिए आप कौन सी एंटीबॉडी इस पेशेंट को दे सकते हो, जिसमें CD20 होता है, ठीक है। तो बच्चों CD20 को याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्फ्लेक्सीमैब, नहीं बच्चों जो इन्फ्लेक्सीमैब होती है ना, ये हमारे पास ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, तो ये भी नहीं है। इंटरल्यूकन 2, नहीं भाई इंटरल्यूकन 2 भी हमारे पास नहीं है, वो डायरेक्टली इंटरल्यूकन 2 के इनहिबिट करती है। उसके बाद एफसिक्सीमैब, नहीं सर एफसिक्सीमैब भी हमारे पास डायरेक्टली CD20 को इनहिबिट नहीं करती। एमीटिनब, नहीं सर ये भी CD20 को इनहिबिट हमारे पास नहीं करती, इनके मार्कर्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं। डॉक्टर दाऊद इस ड्रग को रट्टा लगा लेना, रिटॉक्सीमैब। रिटॉक्सीमैब ड्रग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन से CD मार्कर को इनहिबिट करती है, तो CD20 वाले सेल्स को, मतलब कि बी सेल्स को ये इनहिबिट करती होती है। तो ये रिटॉक्सीमैब आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। 64 ईयर ओल्ड मैन है, सबसे पहले 64 साल का बंदा है, एज पेशेंट की क्या है, ज्यादा, तो ये पेशेंट हमारे पास हेल्ड है। 64 ईयर ओल्ड मैन इज evaluated for 1 month history of the worsening fatigue
और द लो बैक पेन। ठीक है बच्चों, उसको फटीग है और बैक पेन। यार एक बात हमेशा याद रखना, ये जो बैक पेन है ना एल्डर्स के अंदर, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कौन सी स्पेसिफिक डिजीज पे से ज्यादातर आपको नजर आती है। ठीक है, एक पेशेंट को फटीग है, और फटीग मैंने आपको बताया ज्यादातर किसकी वजह से है, अनीमिया की वजह से होती है। और बैक पेन है एग्जैजरेटेड बाय मूवमेंट। ही हैज नो prior medical history and takes no medication. वाइटल साइन नॉर्मल, फिजिकल एग्जामिनेशन शो मिकोजल पैलर, मतलब मिकोजा आपको पैलर नजर आ रहा है, एंड बोनी टेंडरनेस नजर आ सकती है। यहाँ तक अभी तक हमें लग रहा है कि पेशेंट के अंदर अनीमिया है, और बोन के अंदर आपको टेंडरनेस मतलब कि स्वेलिंग और पेन नजर आ रही है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन शो लिटिक बोन लेंस। तो जैसे हमने रेडियोलॉजी करवाई ना एक्सरे, तो वहां पर हमें नजर आया कि जो इसकी बोन की क्या हो रही है बच्चों, रिजॉर्प्शन हो रही है। लेबार्टी स्टडी शो हिमेटोलॉजिक हीमोग्लोबिन 8.8, मतलब हीमोग्लोबिन की कम है। सीरम क्रेटिनिन बच्चों 3 है, सीरम क्रेटिनिन भी कम है, मतलब पेशेंट में एक्यूट किडनी इंजरी भी है। सीरम कैल्शियम क्या है, इंक्रीज है, हाइपर कैल्सीमिया है। यूरिन डिप्सिक नेगेटिव फॉर प्रोटीन, बट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रिस्क एलिवेटेड 24 आवर यूरिन प्रोटीन। तो बच्चों आपको उसके यूरिन में क्या मिल रही है, प्रोटीन, यूरिन में प्रोटीन भी मिल रही है। यूरिना यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज मोस्ट लाइकली टू डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों जो यूरिन के अंदर आपको, यूरिन के अंदर जो हमें प्रोटीन नजर आ रही है, क्या है वो प्रोटीन की कौन सी टाइप है। जी डॉक्टर दाऊद, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ना कि एल्डर पेशेंट है, बैक पेन है, अनीमिया है, किडनी भी डैमेज है, क्या मसला इस पेशेंट को हो सकता है। सर इसका इनीमिया है, बोन में रिजर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेटरी। नहीं, रीनल। हाँ सर, किडनी में सर उसकी खराब है। क्या हो सकता है पेशेंट। सर सर इसको क्या इन एल्डर पेशेंट है, बैक पेन है, हाँ किडनी डैमेज है, हाइपर कैल्सीमिया है। ओके सर, समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब ये पेशेंट है मल्टीपल माइलोमा का। कौन सा पेशेंट है, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के अंदर आपको हमेशा नजर आएगा, दो तीन चीजें आपने याद रखनी, हाइपर कैल्सीमिया, ओके सर। बैक पेन, किडनी इंजरी। ठीक है, तो डायग्नोसिस का क्या हमारे पास सर, मल्टीपल माइलोमा। पूछा उसने ये कि यूरिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, जब आपने यूरिन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई है, उसकी स्टडी की है, तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है। सबसे पहले क्या आपको उस पेशेंट के अंदर गैमा हैवी चेंज मिलती है, नहीं बच्चों, गैमा हैवी चेंज हमें इसके अंदर मल्टीपल माइलोमा में नहीं मिलती। अम्यूनोग्लोबुलिन ए, नहीं सर ये भी नहीं मिलती। अम्यूनोग्लोबुलिन जी क्रोनिक डिजीज में मिलती है, ये भी नहीं है। अम्यूनोग्लोबिन एम, ये भी नहीं हमें मिलती, ये हमें हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में मिलती है। तो बच्चों मल्टीपल माइलोमा में आपको मिलती है लाइट चेंज। काइंडली याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिन के अंदर आपको लाइट चेन इंक्रीज, क्योंकि मल्टीपल माइलोमा में ये लाइट चेन ज्यादा होती है ना, तो वही आपको क्या है यूरिन के अंदर मिलती है। तो लैम्बडा लाइट चेन आपको मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के यूरिन में मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज क्या रखनी है आपने यहाँ पर याद रखनी है। मल्टीपल माइलोमा डॉक्टर साहब क्वेश्चन आता है इसमें से, रिटॉक्सी में क्वेश्चन आता है, सर जी। फोलेट सर जी डेफिशिएंसी क्वेश्चन आता इसमें है। जी जी, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, जी पूछें जी। सर वो पूछ रहे थे कि इसमें प्लाज्मा सेल की हिस्ट्री दी होती है कि प्लाज्मा सेल मोर देन 10 होते हैं। नहीं भाई, ये नहीं दिया होता, इसके अंदर ज्यादातर लाइट चेन के साथ रिलेटेड किया जाता है, वो तो फिर सिंपल सा बन जाता है कि ये प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है। वो भाई सीधा सवाल नहीं पूछते, वो यहाँ आपको मतलब कि सिम्टम देख के आपने डायग्नोस करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। यहाँ इसका ट्रीटमेंट पूछ लेंगे, यहाँ इसका ये लाइट चेन का काफी ज्यादा पूछा गया ना, ये वाला सिनेरियो। तो ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी, वो नहीं पूछते कितना ज्यादा कितना कम है, वो स्टेप 2 के अंदर पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 आपके यूएस असेंबली के एमसीक्यू जहाँ पर क्लियर होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मजीद हम कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह।